नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज का कार्यक्रम बहुत विशेष होने वाला है। इनसाइट में अशोक व्यास में हम उस इनसाइट की बात करेंगे जिसका संबंध है हैप्पीनेस से, प्रसन्नता से। और हम एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें हम हैप्पीनेस इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमने जो सूत्र लिया है वो सूत्र है हैप्पीनेस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाइड बाय 0। और इस सूत्र तक पहुंचने में जो मेरा साथ देने वाले रहे हैं, पहले तो मैं इन डॉक्टर गोविंद पारिक जी को जयपुर से अपने साथ जोड़ लेता हूँ। गोविंद जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ धन्यवाद अशोक जी। जी, हमारे साथ बातचीत में साथ दे रही हैं गीता सेतिया जी। गीता जी, आप नमस्कार। तो ऐसा होता है गोविंद जी, हमेशा से हम सुनते आए लेडीज फर्स्ट। तो बात बिल्कुल पारंपरिक ढंग से प्रारंभ की जाए गीता जी। शुरुआत करते हैं कि हैप्पीनेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। एंड अलाउ मी टू ऐड, मोस्ट ऑफ द टाइम when our expectations are fulfilled, then we feel that we are happy. And if somebody behaves the way we want them to behave, then we think we are happy. But is it really so? That is where we will be going. But आप प्रारंभ करें अपनी परिभाषा से। हैप्पीनेस आपके लिए क्या अर्थ रखता है? Happiness मेरे लिए is a state of mind which is regardless of any outside influence. It's how I feel inside, which is reflected outside. बड़ी देर से समझ में आया लाइफ में, मतलब मैं ये बहुत महानता की बात नहीं कर रही कि मैं शुरू से ऐसी पैदा हुई थी। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेके और बहुत सारी पेन्स लेके और तकलीफें और लड़ाई ये झगड़े सब लेके लाइफ में ये रियलाइजेशन पे पहुंची हूँ कि हैप्पीनेस is here. Nobody can give me that. It is inside me. That's what my take is. आइए, मैं आपके पास वापस आऊंगा क्योंकि अभी जो आपने उत्तर दिया वो अधूरा उत्तर है। इनसाइड में तो ठीक है, लेकिन इनसाइड तो बहुत कुछ है। कई लोग कह रहे हैं मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है। Which is नहीं, true। मैं कर रही हूँ। हाँ, वो कहेंगे कि मैं अंदर जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टेंशन है। सो एनीवे, गोविंद जी, लेट अस बिगिन विद योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। सर, हैप्पीनेस, वैसे तो गीता जी ने जो परिभाषा की शुरुआत की है वो बिल्कुल सही की है कि हमारे अंदर की आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक भाव हमारा इस बात का है कि हमें संतुष्टि कारक एक सेटिस्फेक्शन हो रहा, मैं अपने आप से हो रहा हो, वो हमें एक जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हमारा चिंतन है, उसी के अनुरूप हम आचरण कर रहे हैं और उस आचरण के अनुरूप जो कुछ किया जा रहा है वो हमें एक भाव उत्पन्न करता है। और वो भाव हमेशा एक प्रसन्नता का, चेयरफुलनेस, एक तरह से वो ही हैप्पीनेस है। जो ऐसा लग रहा है हम बहुत बाहर बाहर से छू रहे हैं, और या तो आप दोनों जने जो बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि उसके अतिरिक्त बहुत कुछ है जिसको छुआ जाना चाहिए। तो हम धीरे धीरे कुछ परतों को खोलते हैं। तो पहली बात तो यह है कि प्रसन्नता जो है, अगर मैं बिल्कुल हमारे जो श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ लेकर बात करूं तो अशांतस्य कुतः सुखम, यानी जो अशांत है तो उसके लिए सुख कैसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुख के पहले शांत होने की अवस्था जो है वो एक शर्त की तरह हो गई। तो हम थोड़ी देर शांति की तरफ चलते हैं। तो बात ये है गोविंद जी, आप ये बताइए कि हमको अशांत क्या करता है अधिकतर, और इसमें हम 2-3 आयाम जीवन के ले लें यदि। अ, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो प्रसन्नता के साथ जुड़ती हैं, और ऐसा है कि अनंत रूप से अलग-अलग लोगों के प्रसन्न होने की स्थितियाँ बनती हैं, और अलग-अलग समय में मनुष्य अलग-अलग तरह से प्रसन्न होता है। हम थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाते हैं गोविंद जी। आपने भी एमए किया है इकोनॉमिक्स में, मैंने भी किया हुआ है। मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया है, तो आपको ये बताएँ कि एक बेसिक परिभाषा ये होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, जैसे आप एक रसगुल्ला खाएँगे बहुत अच्छा लगेगा, मतलब पता नहीं आपको लगता है कि नहीं, लेकिन लेकिन क्या है कि फिर दूसरे में उतना मजा नहीं आएगा, और 5वें के बाद में क्या हटा हटा या 10वें के बाद भी कह सकता है। सो बेसिकली प्रसन्नता जो है वो तुलनात्मक है कि आपकी कितनी उसकी चाह उस समय है, उसके साथ में यूटिलिटी रहती है। सो लेट मी आस्क यू गोविंद जी, ये जो यूटिलिटी का और प्रसन्नता का और शांति का, ये जो अगर आप इसके बारे में सोचे तो क्या आपके मन में आती है बात? अशोक जी, बस आपने सही कहा कि जो प्रसन्नता की परतें जब हम खोलने लगते हैं कि प्रसन्नता का भाव कब, कैसे और कैसे उत्पन्न हो,
तो उसमें निश्चित रूप से शांत अवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। आपने बिल्कुल सही कहा। शांत अवस्था के साथ साथ उपयोगिता, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है कि कुछ चीजें उपयोगी है, कुछ उपयोगी थी, हमें चीजें जितनी मिलती जा रही है उतनी शायद हमारी स्थिति शांत होती जा रही है, उतनी ही शायद हमारा संतुष्टि का स्तर बढ़ता जा रहा है। और जो संतुष्टि का स्तर, जो अगर वो एक मार्जिनल यूटिलिटी जिस लेवल पर संतुष्टि पहुंच गई, वो प्रसन्नता की चरम अवस्था हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अब महत्वपूर्ण बात ये भी है प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता के लिए एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि हम अशांत प्रवृत्तियों से दूर रहें, हम अपनी अपेक्षाओं से दूर रहें, हम दुखों से दूर रहें। वो भी प्रसन्नता की स्थिति की किसी तरह का दुख उत्पन्न ना हो, सुखी अवस्था में रहें। और सुखी अवस्था में कैसे रह सकते हैं? सुखी अवस्था, शांत अवस्था। शांत में तो ये है कि आप दुख रह कर भी शांत हो सकते हो, लेकिन मैं इसको सुख से जोड़ता हूँ। आदमी दुखी होकर के भी शांत हो सकता है कि यार क्या करूं, कुछ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है करने के लिए, तो दुखी हूं लेकिन मैं शांत हूं, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संभवतः सुख के साथ में शांत रहने की अवस्था, वो शायद प्रसन्नता की ओर इंगित करती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर हम ये भी देखते हैं कि हम सुखी कब रह सकते हैं, कि जब हम दुखी ना हो। और दुखी कब होते हैं हम? दुखी हम तब होते हैं जब हमारी अपेक्षाएं पूरी ना हो, जब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि हम सोच रहे हैं कि अभी अशोक जी टाइम से आ जाएंगे, टाइम से हम मिल जाएंगे, बात करेंगे, और मैं अपेक्षा करूंगा कि हम एक्यूरेट 10 बजे शुरू कर देंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कि 10 बजे शुरू करेंगे, और 10 बजे आप नहीं आए या मैं नहीं आया तो मैं और आप दुखी हो सकते हैं। तो हम अपेक्षा ही नहीं करते कि ठीक है 10 मिनट 5 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन तो अवस्था एक एक प्रसन्नता की अवस्था में रहेगी, हम उसको आनंद के साथ व्यतीत कर सकते हैं। गोविंद जी तो सम्मानित मनुष्य होने के साथ साथ मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मैं इनकी अभी की जो अभिव्यक्ति है उससे अलग अलग रूप में असहमत हूँ। असहमति का अर्थ ये नहीं है कि आप अप्रसन्न हो जाओ, एक तो ये बात हो गई। सही। जो शांत होने की बात आपने कही कि दुख में भी शांत हो सकता है, हाँ। सुख में भी शांत हो सकता है, तो उसमें क्या आप शांत का अर्थ संभवतया बाहरी शांति को ले रहे, कि कोई मतलब अपने क्रोध को बर्तन फेंक के नहीं बता रहा है या कोई सैंडल फेंक के नहीं बता रही है, तो वो शांत हो गई कि भैया मैंने कुछ भी नहीं कहा, चुप हो गए। वो वाली शांति एक है, और एक अंदर से शांति है, अंदर से आनंद का भाव, वो बात अलग है। तो इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। और जैसे आपने कहा, जो कि वैसे बात बिल्कुल सही है, कि हमारी अपेक्षा के अनुरूप कार्य होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन हमने जो इक्वेशन हैप्पीनेस की अभी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ही हमने कहा है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाइड बाय 0। और जो भी गणित थोड़ा बहुत पढ़े उनको पता है कि अगर अपेक्षा को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब हम ये प्रतिपादित इस समीकरण के द्वारा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो अपेक्षा है वो दुःख का कारण है। तो गीता जी, इसमें अब आप अपना थोड़ा जो चिंतन और अनुभव है, उसकी तरफ हमें लेकर जाएँ। उसमें मैं एक सूत्र और जोड़ देना चाहता हूँ, और वो ये है कि सचमुच अगर अपेक्षा नहीं होगी, तो फिर कोई कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो मैं प्रेरित कैसे होऊँगा करने की? वहाँ भी हम थोड़ा जाएँगे। तो और ये एक दूसरी सीढ़ी आ जाती है, कर्म करते हैं तो संतोष होता है और सुख होता है। तो बिना अपेक्षा के कर्म करने की प्रेरणा भी बनी रहे। ये थोड़ा इसके बारे में अपने विचार। मेरा ये सोचना है कि डेफिनेटली अपेक्षा से आपको, अगर आप किसी और से अपेक्षा करते हैं या खुद से भी, अपेक्षा किस स्तर पर आप कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। अगर आप कोई कर्म करते हैं, ऑब्वियसली मुझे एक गोल चाहिए टू वर्क एंड माय एक्सपेक्टेशंस आर देयर कि वो मेरा फुलफिल हो गोल, और मैं उसी बूते पे मैं काम शुरू करती हूँ करना। बट एट द सेम टाइम मैं उसमें कितना लिप्त हो जाती हूँ। मैं कर्म अपना एन्जॉय कर रही हूँ, अगर मैं काम ढंग से कर रही हूँ, बिना उस फल को सोचे इतना कि मुझे वो पहुँचना है, बस वहाँ तक करना है। उसमें मेरा जो, मुझे लगता है जो रास्ते में थोड़ा-सा आप गिरते-पड़ते से जाते हैं फिर, बिकॉज़ योर एक्सपेक्टेशन इज़ देयर उधर। आई लाइक द प्रोसेस। मुझे वाक़ई मुझे प्रोसेस में मज़ा आता है। मैं संगीत की अगर बात करूँ तो हम सम की बात करते हैं, सम पे रहना, एक बेस पे रहना। उसे मैं कहूँगी कि हैप्पीनेस है। और जहाँ तक करने की बात है, वहाँ आई एक्चुअली डू एन्जॉय। मुझे शोज़ अच्छे लगते हैं करने, पर मुझे शोज़ के पीछे का जो काम है, जब 4 म्यूज़िशियंस बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, हम अपना-अपना वेरिएशंस निकाल रहे हैं, क्रिएटिविटी चल रही है।
आई डोंट थिंक एनी शो कैन सरपास दैट। तो अपना अपना वो, और उसमें शो हो जाएगा ही अच्छा, बिकॉज आप पूरे उसमें समर्पित हैं, किसी भी कार्य में आप पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और ईश्वर को समर्पित करके आप कार्य कर रहे हैं। उतने तक अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपने एंजॉय तो प्रोसेस तो एंजॉय करा आपने, यू लर्न, यू ऑलवेज लर्न समथिंग आई फील, एंड यू ग्रो विद दैट, सो दैट गिव्स मी इमेंस हैप्पीनेस टू टेक अप एनीथिंग दैट आई डू। तो गोविंद, मैं इनकी बात सुनते हुए वहां पहुंचा जो कि हम सभी सोचते हैं कि जब हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक एजम्पशन ये है, जैसे एक्सपेक्टेशन फुलफिल होना, या इसका मतलब कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अभी जो स्थिति है उसमें मैं प्रसन्न हूं नहीं, ऐसा हो जाएगा फिर मैं प्रसन्न होऊंगा। दैट मीन्स वी आर एक्नॉलेजिंग अ सेंस ऑफ इम्परफेक्शन इन दिस गिवन मोमेंट विच इज प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट का मतलब ही हिंदी में करेंगे तो उपहार हो जाता है। तो ये इक्वेशन जो है ना, ये कंडीशनिंग ऑफ माइंड है जो हम बचपन से सीखते आते हैं वगैरह। इसके बारे में आप बताइए कि जैसे आप, अगर कोई उपलब्धि नहीं भी हुई हो ना ऐसी जिसके लिए अखबार में आपकी फोटो छपी हो, तो भी आप प्रसन्न तो होते ही हैं। और ऐसा हमारे ऋषि कहते रहे, या प्रसन्नता मनुष्य का स्वाभाविक स्थिति है मनुष्य की। इसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि कभी ऐसा रहा हो कि प्रेरित करने के लिए आपने अपने आप को ऐसे कहा हो कि ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, वो हो जाएगा मतलब, फिर वो हो भी गया हो, तो आप सचमुच खुश हुए क्या? कोई एग्जाम्पल बिल्कुल ईमानदारी ईमानदारी से आप हमारे साथ बांटे। देखो, आपने जो बिंदु उठाया बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात सही है कि हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, लेकिन प्रसन्न रहने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए। गीता जी शो कर रही है, ये अच्छी बात है, शो करके हम निष्काम भाव से शो करते गए सब कुछ, लेकिन शो बहुत अच्छा हो गया, हम अपेक्षा तो करेंगे कि शो अच्छा होना चाहिए। हम अपेक्षा तो करेंगे कि जो लोग हमारे साथ म्यूजिशियन है वो हमसे सहमत हो। हम अपेक्षा करेंगे कि मैं परफेक्ट हूं तो मेरे साथ वाले लोग भी परफेक्ट हो। मैं अपेक्षा करूंगा कि मैं, अशोक जी मेरे इतने पुराने मित्र हैं, मैं बदलूंगा नहीं, वो भी ना बदले। मैं ये चाहूंगा कि वो मेरे अनुरूप, मैं जिस जो खुशियां मेरी है वो खुशियां उनकी हो। मतलब कई बार कई चीजें किसी न किसी रूप में, जब, क्योंकि मानव एक एक मानव को अकेला नहीं है, वो एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज से कहीं न कहीं, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसियों से, अपने सहकर्मियों से, किसी न किसी से कुछ न कुछ अपेक्षा लेके चलता है, और उसकी प्रसन्नता में वो अपेक्षा कहीं न कहीं जुड़ जाती है। लेकिन वो अपेक्षा जैसे ही पूर्ति की कमी आती है, उसकी प्रसन्नता के भाव में कमी आ जाती है। अगर परफेक्ट आदमी ये सोच रहा है कि परफेक्शन के साथ में खुद ने मैंने काम किया, लेकिन मेरे परफेक्शन में, क्योंकि कोई भी काम किसी एक व्यक्ति के सहारे संभव नहीं है, उसमें कहीं न कहीं टीम की जुड़ाव किसी न किसी स्वरूप में होता है, चाहे वो परिवार हो, चाहे कार्यालय के ऑफिस का काम हो, चाहे कोई किसी तरह का प्रोजेक्ट हो। तो एक मैं बिल्कुल बाहरी बात कर रहा हूँ, बाहरी आवरण की बात कर रहा हूँ। अगर बाहरी आवरण से खुश नहीं है, तो हम आंतरिक रूप से भी खुश नहीं हो सकते। लेकिन हम जो अपेक्षाएं जिस तरह से करते हैं, अपेक्षाओं करना भी एक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन इन अपेक्षाओं के स्तर को जितना हम कम कर सकें। अगर मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, मुझे किसी समय सोना अच्छा लग रहा है, उस समय अशोक जी को उस समय उठ करके घूमना अच्छा लग सकता है। मुझे मॉर्निंग वॉक 5 किलोमीटर वॉक करना अच्छा लगता है, अशोक जी को 2 किलोमीटर के बाद वॉक करना बंद कर ये देना भी चाहिए। ठीक नहीं, सही है। कुछ भी, कोई भी। और मुझे ये लगता है कि यार मुझे सुबह मुझे बहुत जल्दी हंसी आ नहीं रही उठने की जरूरत है, मैं 8 बजे उठूंगा। अशोक जी कहेंगे नहीं, मैं तो 2:30 बजे उठ गया, मुझे 2:30 बजे उठना अच्छा लगता है। मुझे लगेगा मुझे सोना अच्छा लग रहा है, अशोक जी कहेंगे मुझे जगना अच्छा है। लग रहा है। लेकिन वो प्रसन्नता का भाव, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, हम किसी न किसी स्वरूप में जुड़े रहते हैं। एक आदमी अपने फैमिली में, अपने हस्बैंड वाइफ से, अपने बच्चों से भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं टीवी चैनल पर न्यूज देखूं, मैं उस पर CNN देखूं, अशोक जी की इच्छा होगी मैं BBC देखूं, कुछ भी हो सकता है। तो उन स्थितियों में कहीं न कहीं हम, इसमें अब जो अभी बात मैं की गीता जी की, साम्य की स्थिति, एक बैलेंस एटीट्यूड की जरूरत होती है, कि जहां एक दूसरे की को समझने के साथ साथ उनकी अपेक्षाओं की, मेरी अपेक्षा ये है लेकिन सामने वाले की अपेक्षा ये है, हमारी दोनों की अपेक्षाओं में जब संतुलन होगा, तब शायद है। वो प्रसन्नता की स्थिति रहेगी। बहुत सुंदर। संतुलन वाला फ्रेम ये है जिसमें तीनों बराबर बराबर दिखाई देते हैं, और ये जो फ्रेम आ जाता है इसमें एक जना बड़ा दिखाई देता है, दो छोटे हो जाते हैं। तो हम हर एक अब फ्रेम हम अपेक्षा कर रहे हैं कि तीनों बराबर दिखे, और देखिए, यहाँ हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही।
तो हर एक फ्रेम की अपनी एक गरिमा है, बिल्कुल। उसका अपना एक महत्व है। और जो विविधता है गीता जी, उसकी तरफ हम बात करेंगे। और जैसे गोविंद जी कह रहे थे, उसमें उन्होंने अलग-अलग उदाहरण दिए, वो बात वहाँ पहुँच जाती है कि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार किसी के लिए वो ठीक है, किसी के लिए वो ठीक है। तो ये जो विविधता है ना संसार में, मनुष्य के स्वभाव में, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हैं, चाहे आप जहाँ कार्य कर रहे हैं वो लोग हैं, या फिर आपके मित्र हैं, तो आप उसके अंदर की जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप पहचान कर वैसे उसको एक्सेप्ट करो, उसको अपने हिसाब से काटने छाँटने की बिल्कुल कोशिश सही नहीं बात, करो। बिल्कुल वो सही बात। मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन नहीं करना। तो इसके बारे में गीता जी आप बताएँ, मैंने जो कह दिया वो बहुत आसान हो गया कहना तो, पर आम तौर पर जैसे गोविंद जी कह रहे थे, हम में से अधिकतर लोग उसमें चले जाते हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं है, वो ऐसी क्यों नहीं है, एंड वही तो एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद में एक चक्र चालू हो जाता है अपेक्षा का, जो आपकी प्रसन्नता को धीरे-धीरे कम करते-करते शून्य की तरफ ले जा सकता है। तो इसके बारे में आप बताएँ, क्या आप सोचती हैं और कैसे हम उस लेवल पर अपने आप को बनाए रखें जहाँ हम वैरायटी को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर रहे हों? सी आई टेक इट अपॉन माई सेल्फ कि जो मैं सोच रही हूँ, जिस तरह से मैं सोच रही हूँ, मैं चाहूँगी अगला उसको एक्सेप्ट करे। So going by that, I have to accept the other person the way they are. And I have to accept them with their weaknesses. मुझे याद है मैं किसी से बात कर रही थी, this is long ago. And I told the guy, I said, I like this side of yours. And he tells me, he's like, but I'm like a coin. I have both the sides. And you have to like the other side also. So right away, my eyes open to that. So आप कुछ सुनते हैं, कहीं से पढ़ते हैं, कुछ समझते हैं। अभी हम हाल में आपके साथ ही कर रही हूँ, विवेकानंद जी की सीरीज कर रही हूँ। So same thing again, how to accept the other people the way they are. Sooner I start doing that, and I'm happy to say that I have, better you feel. और मुझे इस वक़्त एक और बात याद आ रही है, बड़े सीधे सरल भाषा में। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एक बार कहा था, पंजाबी में कहा, "बल्ली अपने तो नीवे नू वेखो।" मतलब? अपने से नीचे जो आपसे कम फॉर्च्यूनेट हैं, आप उन्हें देखो। हुँ। आप ज़िंदगी में कभी दुखी होगे नहीं, क्योंकि आपसे नीचे और भी कोई है। एक्सपेक्टेशन जिसकी बिल्कुल ही नहीं पूरी हुई, आपकी तो 2 पूरी हुई, उनकी तो बिल्कुल ही नहीं पूरी हुई किसी की। तो देयर आर एवरीबॉडी इज़ I try to tell myself and try to remember that everybody is fighting a battle for themselves. हर कोई कुछ स्थिति से गुजर रहा है। मैं जितना ये बात समझ पाऊँ and take them the way they are because of their situation, I feel very at peace. इवन टू द पॉइंट अगर कोई किसी ने कुछ कहा भी, ऊपर-नीचे हुआ भी, आज की तारीख में आई टेल माय सेल्फ एवरीबॉडी इज़ फाइटिंग देयर बैटल, इट्स ओके। सो दैट्स हाउ आई लड़ाई लड़ाई से बाहर आ जाते हैं, एवरीबॉडी इज़ एंड फाइटिंग। सेल्फ अवेयरनेस थोड़ी उसके लिए चाहिए। इट हाँ, इज़ सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है उसके लिए, जी। अपने तो साथ बैठना बहुत ज़रूरी है। तो गोविंद जी, उनकी बात का अर्थ ये है कि जीवन संघर्ष, सभी का संघर्ष है, और उसमें एक संघर्ष होता है अपनी पहचान का। अपनी पहचान के संघर्ष के साथ में हम बहुत सारे शोज़ कर सकते हैं। अलग-अलग लोगों के लिए उसका अर्थ अलग-अलग समय में अलग-अलग होता है। पर हम जो थोड़ा-सा समय बचा है उसमें अगर हम जेंडर स्पेसिफिक होके थोड़ा-सा चिंतन करना शुरू करें, तो पहले गीता जी ऐसा समय था जहाँ पे अधिकांश, जैसे चीन की एक कहावत मुझे याद आती है। अब इस तरह से वो भारत में मैंने सुनी थी, चीन की नहीं होगी और चीन के डब्बे से आगे होगी तो पता नहीं। पर वो कहा ये था कि वो घर दुखी है जिसमें मुर्गी मुर्गे की अपेक्षा अधिक तेज आवाज में बांग देती है। अरे बाबा! तो ये तो बहुत अभी के ये हिसाब नया से चैप्टर शुरू कर रहे हैं अब आप। नहीं, ज़्यादा चैप्टर इसी तरह जा रहा आई हूँ। कैन रियली गो ऑन। बिल्कुल, आपसे ही शुरुआत कर लेंगे। पर पहले फिर गोविंद जी को दे देते हैं, बिल्कुल आपको शायद अधिक बिल्कुल, समय बिल्कुल। लगे। तो गोविंद जी, आपको क्या लगता है जो अपेक्षाओं का एक भाव हमारे मन में, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो बदलता जाता है।
हम उस पीढ़ी के मध्य से, जब हमारे माता-पिता में तो ऐसा था कि मम्मी, जनरली स्पीकिंग, मम्मी-पापा की बात माननी ही माननी है। मतलब वो तो गिवन ही था। हमारे टाइम में आके चेंज हो गया, आगे जाके और चेंज हो रहा है। इस पर थोड़ा जाएँगे। सो अगर आप जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में बात करें, तो पुरुष की स्त्री से अपेक्षाएँ, स्त्री की पुरुष से अपेक्षाएँ। स्त्री वाली बात छोड़ दो, आप पुरुष की अपेक्षा पे बात करो। एंड उसमें भी ये होता है कि आप समझ नहीं सकोगे, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन है या हस्बैंड वाइफ है, जो भी है। कोई मतलब स्त्री पुरुष छोड़े, कोई एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पूरी तरह 100% समझ पाए, ये असंभव बात है। आपके विचार? बिल्कुल सही कह रहे हो, कतई संभव नहीं है कि 100% एक दूसरे को समझ पाए, और एक दूसरे को समझने के बावजूद ये भी तय नहीं है कि एक दूसरे हमेशा स्थिर भाव से रहे। आज आपने मुझे समझा, मैंने आपको समझा, एक गर्लफ्रेंड ने एक बॉयफ्रेंड को समझा, एक पति ने पत्नी को समझा, लेकिन पता नहीं परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिस्थितियां हमेशा सदैव नहीं रहती, परिस्थितियों में परिवर्तन आता रहता है। एक व्यक्ति जब पिता बन जाता है, एक महिला जब माँ बन जाती है, तो वो एक पुरुष पति ये सोचे कि पूरा प्यार मुझी पे लुटाती रहे, शायद बच्चे होने के बाद में वो परिवार, वो प्यार उसका कुछ न कुछ तो उसके बच्चे के हिस्से में भी जाएगा, एक प्यार उसकी माँ के हिस्से में भी जाएगा। तो कहीं न कहीं परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती है, तो अगर हम अपेक्षाओं का स्तर वही एक ही बना रहा, तो शायद वो हमारी लिए हमारी प्रसन्नता के लिए घातक होगा। लेकिन उन बदली हुई परिस्थितियों को हम उसको भी एक्सपेक्ट करें, क्या परिस्थितियाँ बदल रही है, तो उन परिस्थितियों के बदलू अनुरूप हम खुद भी अपने आप में बदलाव करें, तो शायद हम उसके सामने की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि हमेशा परिवर्तनशील है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। एक व्यक्ति आज सामान्य है और वो व्यक्ति कल को बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया, आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल हो गया जीवन में। आप उससे एक्सपेक्ट करो कि वो आपको उतना ही टाइम दे, शायद उतना नहीं दे पाएगा, उसकी परिस्थिति बदल चुकी है। तो बदली हुई परिस्थिति में हम हमारी परिस्थिति के अनुरूप उससे एक्सपेक्टेशंस के लेवल को सेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, संतुलन अवस्था में रखते हैं, तो शायद प्रसन्नता का भाव बनाए रख सकता है। हमारी उसकी प्रसन्नता में हम अपनी प्रसन्नता का एहसास कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उनसे हमेशा सदैव एक जैसे आचरण की अपेक्षा करें। बहुत ही अच्छी बात आपने कह दी है। ये बात कहते ही आपको मैंने छोटा करवा दिया फ्रेम में। पर मुख्य बात फ्लेक्सिबिलिटी की है। फ्रेम के साथ-साथ जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे जीवन में, वो अगर नहीं होगी तो हम प्रसन्न रह नहीं पाएँगे। जैसे गोविंद जी बता रहे थे, एक लचीलापन होगा तो आप अ, अब नई परिस्थिति में अमुक मनुष्य, अमुक मित्र या अमुक पति, अमुक पत्नी में कितना समय आपके लिए बच गया है, उसके अनुसार आप अपनी अपेक्षा को थोड़ा रिवाइज़ नहीं करेंगे, अक्खड़ रहेंगे, तो बहुत दुखी दुखी रह जाएँगे। फिर हमारी ये जो इक्वेशन है, हैप्पीनेस इज़ इक्वल टू एक्सपेक्टेशन मल्टीप्लाइड 0, वो बिल्कुल सार्थक हो जाएगी। पर बात अपेक्षा की करते हुए, गीता जी की अपेक्षा है कि महिलाओं के पक्ष से वो कुछ बात करेंगी। उसके पहले मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं गोविंद जी इसमें, जैसे पहले ये था कि बहुत क्लियर कट डिवीज़न था कि रसोई घर में, पता नहीं भारत में आपको इतना अधिक दिख रहा होगा कि नहीं, पर मुझे लगता है वहाँ भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। हम दोनों, जैसे कि आप दर्शकों तक ये बात पहुँचाऊँ, गीता जी और मैं तो न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं, गोविंद जी जयपुर से बात कर रहे हैं, भारत से बात कर रहे हैं। तो ये जो रोल डिफाइंड था पहले बहुत क्लियर कट, कि भाई रसोई में तो मैं छोटा था, अगर जाता था तो मुझे डाँट पड़ती थी कि तू वहाँ क्या कर रहा है? क्योंकि लड़कों का रसोई में जाना मतलब अलाउड नहीं था, कई घरों में ऐसा था। गीता जी, कुल मिला के अपेक्षा महिला, पुरुष, आपके विचार? मुझे लगता है कि आज की तारीख में महिला, पुरुष, इससे पहले हमें ये देखना है कि हम सब इंसान हैं। मेरे पति भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और दोनों को अपने-अपने थोड़े दायरे खुद ही समझने होंगे। हस्बैंड को भी, वाइफ को भी। मुझे आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट ऑफ द काइंड कि ये अब रसोई में खड़ा होके इसने चाय क्यों नहीं बनाई, तो मैं नाराज़ हो गई अब। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है चाय बनाने में। पर ये सोचना कि मैं चाय बनाने के लिए ही हूँ यहाँ पर, इज़ रॉन्ग। आज की तारीख में द वे द गर्ल्स आर कमिंग आउट, द वे दे आर वर्किंग, आदमी को ये समझना होगा कि अपने आप ही ये एक ईगो है कि वो जो मर्ज़ी करे पर ये तो करना ही पड़ेगा।
That is not fair. I'm talking about fairness towards any human being. चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, मैं सबको एक नज़र में देखती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि मेरा हस्बैंड है तो इनको तो बाहर जाके ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है। इट्स ओके। कभी उनका मन भी करता है बैठ के पीछे आराम से चाय पीने को, ऐश करने को, चलो अगर मैं खाना बना रही हूँ, वो मेरे मैं कर रही हूँ, इट्स ओके। ये भी मुझे डेफिनिशन ऑफ जॉब्स भी वो जो आजकल दूसरी तरफ लूँगी, जो आजकल ये बड़ा शुरू हो गया है कि नो जॉब्स हैव टू बी डिफाइंड। ये इसको करना चाहिए हस्बैंड को क्यों नहीं कर रहे, ये वाइफ को क्यों नहीं कर रहे। इट आपको जहाँ प्यार होता है, जहाँ आप प्रेम से, सद्भाव से चल रहे हैं, आप हमेशा शांत रहेंगे और खुश रहेंगे। जहाँ पे वो ठाकरा शुरू होगा कि ये एक्सपेक्टेशन इससे पूरी हो कि ऐसे ही करे क्योंकि ये औरत है, इट्स नॉट फेयर एंड आई एम फेयर अगेंस्ट दैट। फेयर एंड लवली की तरफ चलते हैं। फेयर एंड लवली की बिल्कुल, तरफ। वेरी लवली। और देखिए भारत में कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर पे लिखा रहता है मैं नहीं हम। तो बिल्कुल, मैं उसको वो एक सार्वजनिक रूप से बात लागू होती है और बीजेपी वाले नाराज नहीं हो, इसलिए मैं ये भी कहूंगा और सबका साथ सबका विकास भी जरूरी है और सबका विश्वास भी जरूरी है। तो उनका विश्वास भी जरूरी है। तो हम समापन की तरफ बढ़े उससे पहले एक और बात है। अगर हम अपेक्षाओं के साथ बहुत बंधे होते हैं ना गोविंद जी, तो हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है कि ये तो ऐसा नहीं है, ये तो वैसी नहीं है या ऐसा करके। ऐसे समय में अपने आप को संतुलित रखने के लिए आप चूंकि वो आयुर्वेद भी पढ़े हुए हैं और कोई टिप एक आदि आप बताएं कि एक्सपेक्टेशंस हैं, पता लग गया, कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्या सोचते हैं आप? पहले तो मैं एक बात और जोड़ दूं जो गीता जी ने कही और आपने कही कि अगर जॉब डिफाइन हो गई तो जॉब डिफाइन होते ही एक्सपेक्टेशंस जनरेट हो जाएगी। यप, सही बात नंबर है, सही बात है। दूसरी स्थिति पे जॉब डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। जो हाँ। सिचुएशन होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप चीजें एब्सोल्युटली। सहज भाव से चलती रहे वो श्रेष्ठ है। वो सबसे सबसे कम अवरोध उत्पन्न करेगी और प्रसन्नता का भाव ज्यादा उत्पन्न करेगी। और एक जो अशोक जी आप कह रहे थे कि हमारे पिताजी और माताजी, हमारे पिताजी जो कहते थे वो सब मान लेती थी। अगर हम अपेक्षा करेंगे आज से तो शायद आज सिचुएशन बदल चुकी है और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए, प्रत्युष और प्रणव के लिए अगर हम सोचेंगे तो सिचुएशन और ज्यादा बदल जाएगी। और उस बदली हुई सिचुएशन में उनको उसी के अनुरूप आचरण करना पड़ेगा तो प्रसन्न रह पाएंगे। अगर हम सोचे पिताजी वाली सिचुएशन को हम एंजॉय करेंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे और आगे वाली जनरेशन उसको एक्सपेक्ट करेगी तो वो कतई नहीं कर पाएगी। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने अपने आप को बैलेंस करना शायद प्रसन्नता का भाव में वही सबसे बड़ी जरूरत होगी। और जो आखिरी में टिप की अगर आप बात करते हैं, ऐसे कोई टैबलेट नहीं है इसकी आयुर्वेद की जिससे संतुष्ट रहा जा सके। बस यही है कि अपने मन को स्थिर रखें, अपेक्षाओं को शून्य रखें, जो श्रेष्ठ कर्म अपनी तरफ से करते जाएं, बिल्कुल सहज भाव से अपने जीवन को जिए, बिल्कुल हवा में उड़ते हुए अपनी जीवन की अपेक्षाएं कम रखें, सामान कम रखें, प्रसन्नता उसी में, आनंद उसी में। तो 30 सेकंड में यही सवाल आप तक गीता जी की टिप जैसा कोई अपेक्षा हो और क्रोध आ रहा हो, क्या करें? टेक अ डीप ब्रेथ। दिस इज द सिंपलेस्ट वन। लंबे 4 सांस लीजिए और बाहर देखिए, नेचर को देखिए, कितनी तन्मयता से और कितनी शांति से पेड़ खड़े हैं, चाहे बरसात है, चाहे आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, इतना इम्बाइब करेंगे आप। मैं प्रकृति से बहुत इम्बाइब करती हूँ और बहुत शुक्रगुजार होती हूँ अपने सांस लेने का। तो बहुत ही आपको बढ़िया। समझ आ जाएगी लाइफ। तो एक टिप और, वो बहुत सुनी सुनाई है, लेकिन क्या है कि ऐसा हो जो आपको लगे कि मैं क्रोधित स्वर में बोल सक रहा हूँ या सक रही हूँ, तो आप 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। 10, 9, 8, 7। तो उसमें भी माइंड को थोड़ा फोकस लगना पड़ेगा और काम सही हो जाएगा। तो कुल मिला के काम सही हो हमारी, तो यही प्रार्थना भी है, एनीथिंग दुआ टू भी है। डाइवर्ट योर माइंड। तो बात ये थी कि हैप्पीनेस की जो इक्वेशन है वो कई तरह से हमारे सामने खुलती है। उसमें से आज हमने ये देखा एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई हो जाता है ज़ीरो हैप्पीनेस के लिए। तो गोविंद जी बहुत ही प्रसन्नता हुई और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हुई, आनंद आया। गीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग धन्यवाद। प्रसन्न रहें ऐसी मंगल कामना के साथ।